हमने काफ़ी तफसीली बात करनी है। हमने डिस्कशन पहले किया था कि एजेंट्स क्या होते हैं। हम आज थोड़ा सा वो रिवीजन करेंगे और उसके बाद इन डिटेल जाएंगे। सवाल जवाब होगा कि एजेंट बनाने का स्टेप क्या है। सही है। लास्ट क्लास में शेयर किया था। हाँ, एजेंट को लास्ट क्लास में शेयर अच्छा किया। अच्छा देखें, सब हेडिंग देखें। बिल्डिंग एआई that understands that and decides and acts। अच्छा, इसमें एक्चुअली एक लफ्ज का और इजाफा होना चाहिए, बल्कि ऐड कर दें अभी। एआई बिल्ड एआई, अच्छा ये बिल्डिंग एआई दैट अंडरस्टैंड्स डिसाइड्स एंड एक्ट्स। असूलन ये होना चाहिए बिल्डिंग एआई दैट ऑटोनोमसली अंडरस्टैंड डिसाइड्स एंड एक्ट्स। अच्छा, ऑटोनोमसली से क्या मतलब है कि वो खुद ब खुद, यानी किसी इंसान के बताने से नहीं, बल्कि किसी अपने इनिशिएटिव पे, अपने नॉलेज पे वो पहले समझता है प्रॉब्लम को, फिर फैसला करता है और फिर कुछ काम करता है खुद ब खुद। तो इस चीज को हम लेके आगे चलेंगे। और जरा सा आगे आइए। अच्छा, कौन बताएगा जनरेटिव एआई किस साल में आई? नवंबर 2022। कौन सा साल? 2022। 2022। ये देखें, आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, आप हमारे एम्बेसडर हैं। मेरे से मतलब मेरे नहीं, इंडस्ट्री के, टेक्नोलॉजी के। तो एम्बेसडर को तो लोगों को बताने के लिए समझ में आना चाहिए ना कि क्या चीज है। अच्छा, इसने सब कुछ बदल के रखी है। अब देखिए, दुनिया के मुकाबले में ये स्पीड कितनी है। अच्छा, इस डायग्राम को देख के आपको क्या महसूस हो रहा है? मतलब समझ में आ रहा है? कौन समझाएगा ये डायग्राम? हाँ बेटा, आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। इंटरनेट भी तो एडवांस हो चुका है ना, मतलब कि इतना वाइडली स्प्रेड नहीं था इंटरनेट पे। ये रीजन है, एक रीजनिंग है, मतलब फिर भी बात सही है मेरी। 2010 में नहीं इस्तेमाल किया था। इंडिया पाकिस्तान, इनके पास इंटरनेट जो है वो अब आया सही करके। और सबसे पहले तो मैं सर से आपका शुक्रगुजार हूँ कि सही उन्होंने आपने मौका point दिया out कि मैं अपनी वैल्यू यहाँ के नॉलेज कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो उसके लिए अच्छा एक चीज़ है, ये डायग्राम है, सिंपल इतना वो इशू नहीं है। तो इसका मेन कंक्लूजन ये कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है कि इन्होंने 1 मिलियन के यूज़र्स कितने अरसे में मतलब अचीव कर लिए, यानी कि उनकी वेबसाइट पे कितने लोगों ने कितने सालों में अप्रोच किया। तो नेटफ्लिक्स से इन्होंने तकरीबन 3.5 साल लगाए कि उनके 1 मिलियन यूज़र हो गए। ठीक है, उसके बाद है कि स्टार्टर 2009 में, तो इनको 2.5 साल लगे 1 मिलियन यूज़र कंप्लीट करने में। और ये है दूसरा एयरबीएनबी,
तो उनको भी 2.5 साल लगे 1 मिलियन यूज़र कंप्लीट करने में। उसके बाद है ट्विटर, 2006 में इन्होंने 2 साल में कंप्लीट किया हदफ 1 मिलियन यूज़र का। तो उसके बाद ये फोर्थ स्क्वायर 2009 में इन्होंने यानी कि 13 मंथ में कंप्लीट किया। उसके बाद फेसबुक है 2004 में जिन्होंने 10 महीने में 1 मिलियन यूज़र का टारगेट अचीव किया। उसके बाद है ड्रॉपबॉक्स जिन्होंने 7 महीनों में, और शॉपिफाई 2008 में जिन्होंने 5 महीने में ज़्यादा पूरा किया, और इंस्टाग्राम 2010 में जिन्होंने 1 मिलियन का टारगेट यानी कि यूज़र 3 महीनों में अचीव किया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी ये चैटजीपीटी, उन्होंने ये 5 दिनों में हदफ अचीव किया, यानी कि 1 मिलियन यूज़र का 5 दिनों में वो कर दिया। तो इस हिसाब से आप देखते हैं 3.5 साल, 2.5 साल, 2 साल, 13 मंथ, 10 मंथ करते करते 5 दिन में चैटजीपीटी ने ये हदफ पूरा किया। थैंक यू। जबरदस्त बेटा, चैनल। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि यार ये जो ग्रोथ है ना, और आपने देखा होगा कि अभी हम यहाँ भी ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ये बताइए कि यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं जो चैटजीपीटी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सब मतलब ये हमारे अपने यकीन को मुक्त करने का। अच्छा, कितने हैं जो अभी नहीं कर रहे? 1 2 बस 3। ये पावर है, और समझे ये सबको बदल के रख देगा, और रख दिया है। अभी आपने क्या करना है, जिन्होंने अब विंडोज का चैटजीपीटी का आ गया एप्लीकेशन, और मैक का भी है, तो अपने पीसी पे और मोबाइल पे, एंड्रॉइड पे भी है, आईफोन पे भी है, इंस्टॉल होना चाहिए हमें। मैं दिन में कम से कम 500 दफा ना सवाल पूछता हूँ, जो भी मेरे जहन में आता है। अब आदत मुझे पहले थोड़ी कम थी, अब ज्यादा बढ़ती जा रही है कि इंटरेक्शन है। अच्छा, आगे चलिए। इस वक्त मॉडल्स कौन से, ये सारी आपको कंपनियां याद होनी चाहिए, रफली किसका क्या मार्केट शेयर है वो पता होना चाहिए। हमजा, ये थोड़ा सा इस पे नजर डालेंगे। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो है 5 मॉडल्स जो है, मॉडल से मुराद एआई, जो आपके पास जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं जिससे आप चीज़ें जनरेट करा सकते हैं, वो 5 यहाँ पे लिस्ट हुए हैं। सबसे टॉप पर कौन सा है? चैटजीपीटी। उसके आसपास भी कोई है? कितना शेयर है इसका मार्केट शेयर? ये चौथे कॉलम में लिखा हुआ है 59.2। इतना इसका हमारे पास मार्केट शेयर है, और ये बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है। कोपायलट की आपके पास ये भी GPT-4 ही यूज़ कर रहा है बैकग्राउंड में, और इनका शेयर सेकंड नंबर पे 14.4। फिर गूगल का जेमिनाई है। उसके बाद परप्लेक्सिटी, क्लाउड एआई, ये क्लाउड एआई, ये हमारे पास 5 मॉडल्स हैं। लेकिन टॉप पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा शेयर जीपीटी का है। अच्छा, इसमें एक और डेटा निकालने वाली बात है। पहले जो 2 है ना, वो चैटजीपीटी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का और उनका एग्रीमेंट है चैटजीपीटी का। तो आप ये नोट करें, LLM यूज जो है तो पायलट में भी जीपीटी है। तो ये सब ये रफली जहन में समझने के लिए, क्योंकि 0.4 तो वो हर वक्त चेंज होते रहता है। तकरीबन 75% चैटजीपीटी के पास है, दोनों को मिला के 60 + 15। फिर रफली गूगल जेमिनी 15% है, तो 75, 85, 90 हो गया। और बाकी 10 में क्लॉड आ जाता है और परप्लेक्सिटी आ जाती है। अच्छा, अब जो ये एक और इम्पोर्टेंट बात है डेटा चेंजिंग में, यार हम में से तो कितने जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने परप्लेक्सिटी इस्तेमाल किया? 2-3 लोग हैं। अच्छा, इसका ज्यादातर कस्टमर जो है ना वो एशिया में, पता नहीं क्यों, इंडिया और इंडोनेशिया में है। वो मेरे ख्याल से कस्टमाइज होंगे, ये उनके लिए ज्यादा कस्टमाइज होंगे ज्यादा। इसी तरह होता है परप्लेक्सिटी से। अल्लाह ताला करे, ChatGPT की तरह ही। मतलब आउट ऑफ अमेरिका के लिए।
फिर एक और जो बड़ी तेजी से आ रहा है ऊपर, बेस्ट चैट जीपीटी क्योंकि है, लेकिन अभी ये उसके बाद मार्केट शेयर जो बहुत है मगर इट इज वेरी गुड, वो क्लॉड है एंथ्रोपिक का। एंथ्रोपिक का किससे एग्रीमेंट है? AWS से। ये मैं पिछले सेमिनार में आपको कर चुका हूँ। ये अभी सब डिवीजन चल रहा है ताकि आपको जहन में तस्वीर देखिए एकदम बात समझ में आ जाए। उसका जनरल पर्पस। अच्छा, ये क्लियर हुआ? हाँ वो भी आगे चलिए। लेकिन लेवल वाइज है, सबसे बेस्ट नाइट चैट जीपीटी है। अच्छा, ये मैंने प्रेजेंटेशन आपको भेज दी थी, ये मैंने प्रेजेंटेशन आपको भेज दी है, फिर भेज दूंगा। और ये संडे को भी शाम को 7 बजे हमारी ये वाली प्रेजेंटेशन वो जरा सा थोड़ी दूसरी होगी, मगर संडे को 7 बजे भी है। इसमें हम बाहर के लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं, जो पुराने हमारे ऑनलाइन वाले थे ना, तो इनको हमारे एडमिशन नहीं हुआ, उनको भी इनवाइट कर रहे हैं संडे को 7 बजे। अच्छा, ये समझने की बात है। देखें, AI की पब्लिक वेव्स, मैं अभी लेयर्स की बात नहीं कर रहा, लेवल्स की बात नहीं कर रहा। AI की हम तीसरी वेव में जा रहे हैं और हमने तीसरी वेव को पकड़नी है। पहली वेव क्या थी? चैट आज से 15 साल से 20 साल से प्रिडिक्टिव AI। प्रिडिक्टिव AI में क्या था कि हमजा आप क्वेश्चन कुछ मॉडल, मिसाल के तौर पर मेरा बड़ा दिलचस्प सवाल है कि निहारी खाने से, सवाल किसी ने पूछा कि निहारी खाने से वजन कितना बढ़ता है। हमारे एक दोस्त है, वो तो जाते थे जावेद की निहारी पे और कहते थे गिलास में इसका शोरबा भर दो और यूं करके पी लो। क्या कर रहा है भाई? अच्छा, यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल किसी में ये वाला दम है, यहाँ ऐसा कोई है जो गिलास में पीता हो निहारी का? कोई भी नहीं है। तो वो ओरिजिनल हमारा दोस्त था। तो पॉइंट ये है, जब ये सवाल है तो हम क्या करेंगे, हमें डेटा चाहिए होगा। हम डेटा लेंगे कि आपने कितनी निहारी खाई तो आपका वजन कितना बढ़ा अगले 3 दिन में, बस को ये डेटा जमा कर लिया। तो क्या होगा, निहारी की डोज ही कहूंगा, इससे तो डोज ही होगी ना, डोज और आपका वेट कितना बढ़ा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपने बना लिया, 2 कॉलम बन गए डेटा का। फिर आपने मॉडल को ट्रेन करने को दिया, मॉडल को कहा कि इसी को, और फिर आपने कहा कि अगर मैं 2 गिलास निहारी का शोरबा पी लूंगा तो मेरा कितना वजन बढ़ेगा। तो मॉडल आपको, इसको पहले वाले पोर्शन को कहते हैं ट्रेनिंग और दूसरे वाले पोर्शन को कहते हैं इंफ्रेंस। तो आपने इंफ्रेंस किया कि कितना बढ़ेगा। हमने कहा जी 2 गिलास पिए तो 2 पाउंड बढ़ जाएगा या 1.5 पाउंड बढ़ जाएगा, वो ठीक है। तो हमारी पहले AI जो हम AIIC में पढ़ाते नहीं थे, आसम भाई ने कितने साल पढ़ाई है? 2015 से पढ़ा। अब फिर ये तो पहली वेव थी AI की, फिर दूसरी वेव थी, ये वेव की बात हो रही है, लेवल्स की बात नहीं हो रही है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, हमने पहले लेवल्स की बात की थी, ये वेव्स की बात है। पहली वेव ये थी, समझा? दूसरी वेव जेनेटिव AI की चैट जीपीटी 2 साल पहले, और अभी हम तीसरी वेव पे जा रहे हैं, जिसको इसमें हमने अभी डिस्कशन किया है, एक सब हेडिंग डिस्कस किया। हमने ये क्या देखा कि ये 3 वेव है, हम तीसरी वेव में, और हमने तीसरी वेव के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। एजेंट के लिए के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक्चुअली इसकी भी एक स्लाइड होनी चाहिए, मगर वो पहले उसकी हो गई है, तो अब कितनी बढ़ाऊं? वो क्या क्या है एजेंटिक AI की? आप एक चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट, फंक्शन कॉलिंग। आसिफ भाई ये बता सकते हैं, ये आम यूजर तो इस्तेमाल नहीं करता, मगर चैट जीपीटी का एक API भी होता है। क्या होता है? API होता है। और जो चैट जीपीटी का API होता है उसमें एक चीज होती है फंक्शन कॉलिंग। ये क्या भला है? ओके दोस्तों, फंक्शन कॉलिंग
एजेंट को आप कंसीडर करें एक ऑटोनोमस वर्चुअल यूनिट। इंसान के पास सारे के सारे इख्तियारात। अच्छा, एजेंट लाइक कासिम। अब कासिम के साथ हम यूज़ करना चाह रहे हैं फंक्शन कॉलिंग, या इसको टूल कॉलिंग, या इसको एपीआई कॉलिंग भी हम कह सकते हैं। इसका पर्पस क्या है? रियल वर्ल्ड में जितनी भी रिसोर्सेज हैं, अगर मैं फिजिकल वर्ल्ड की बात करता हूँ तो इस वक्त मैं एसएमटी की कंट्रोलिंग कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक कंट्रोल है, लैपटॉप है, जिससे बटन प्रेस करके मैं स्लाइड को चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास एक माइक है जिसका बटन ऑन ऑफ करके मैं कोई भी बात आपसे कर सकता हूँ। मेरे पास दूसरे भी यानी एक्टिविटीज़ यानी टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बहुत सारे एक्शन में परफॉर्म कर सकता हूँ। इसी तरह जो हम एजेंट की बात कर रहे हैं, एजेंट दो तरह के हैं, या तो वो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में होंगे, जिस तरह आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर जाके कोई काम करे, एक्सेल पे जाके कोई काम करे, गूगल सर्च पे जाके कोई काम करे, तो कोई भी काम जो कि आपका एजेंट एक वर्चुअल इंसान है सॉफ्टवेयर की दुनिया में करे, वो सॉफ्टवेयर एजेंट करता है। इसी तरह रियल वर्ल्ड में करे तो वो ह्यूमन राइट आगे जाके हम देखेंगे। लेकिन इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है? टूल कॉलिंग, या उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन का मतलब क्या है? वो चीज़ें जो पहले से बनी हुई हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले जितनी भी हमारे पास इफ एल्स वाली प्रोग्रामिंग है, जिसे आप सिंबॉलिक एआई भी कहते हैं, तो जितनी भी प्रोग्रामिंग बेस आपकी एप्लीकेशन फंक्शंस बने हुए, फॉर एग्जांपल एक बैंक का सिस्टम बना हुआ है जिसमें सिर्फ मैं अकाउंट नंबर डालता हूँ, वो अकाउंट का बैलेंस मुझे बता देता है। एक बैंक का सिस्टम बना हुआ है जिसमें किसी का अकाउंट नंबर और कितने पैसे ट्रांसफर करने वो मैं डालता हूँ, जस्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी तरह में भी आईओटी बेस्ड कोई सिस्टम होता कि जस्ट आपकी एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करूं तो तमाम लाइट्स ऑफ हो जाए और ऑन हो जाए, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाती है। तो फंक्शन कॉलिंग या टूल कॉलिंग का मकसद क्या है? ऐसी चीज़ें जो कि इस दुनिया में सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में बनी हुई हैं, उनको आप एजेंट को इख्तियारात दो। अब वो इख्तियारात एजेंट के पास हैं, उस एजेंट को पता है कि उसे क्या करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर एजेंट होता, मार्की में अगर कोई नहीं है, तो जैसे इंसान डिसाइड करता है कि सारी लाइट्स और एसी और फैन सब चीज़ें मुझे बंद करनी है, एजेंट के पास वो सारा कंट्रोल है, वो एजेंट खुद ब खुद बंद कर दे। उसे लाइट्स ऑन करनी है, ऑफ करनी, जो भी कंट्रोल। मे बी अगर स्टूडेंट सिर्फ आगे बैठे हुए हैं तो हमें आगे के एसी चलाना चाहिए, तो एजेंट जिस तरह इंसान डिसाइड करता था कि मुझे सिर्फ 10 एसी ऑन करने या 25 एसी ऑन करने, तो वो उतने एसी ऑन करें। तो टूल कॉलिंग या फिर हम फंक्शन कॉलिंग को इस तरह समझते हैं कि जो चीज़ें इस दुनिया में या सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में पहले से बनी हुई हैं, उसको लिखने का एक तरीका होगा जिसे हम ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशंस भी कहते हैं। उसमें हम बताते हैं फंक्शन नंबर 1 क्या करता है, कितने पैरामीटर लेता है, फंक्शन नंबर 2 क्या काम करता है। अच्छा, मैं यहाँ पे फंक्शन कह रहा हूँ तो फंक्शन का मतलब है कोई भी एपीआई हो सकती है, कोई भी पाइथन का फंक्शन हो सकता है, कोई भी डॉट नेट का फंक्शन हो सकता है, किसी दूसरी लैंग्वेज का फंक्शन भी हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जो कि पहले से बनी हुई है सॉफ्टवेयर वर्ल्ड के अंदर, उस चीज़ को आप इख्तियारात दे दो। वो सारे इख्तियारात किसको? एजेंट। एजेंट के पास अब पावर है, वो जब चाहे कोई सा भी एक्शन ऑटोनॉमस, जो सर ने वर्ड इस्तेमाल किया एजेंट के लिए, वो क्या है? ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब है इख्तियारात। जिस तरह इंसान के पास इख्तियारात हैं, जब चाहे कोई भी डिसीजन ले ले, इसी तरह एजेंट के पास भी इख्तियारात हैं, जब चाहे कोई भी एक्शन परफॉर्म कर दे। तो अब देखिए सिंपल थिंग क्या आपको समझ आ रही है? रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं, उनको एजेंट को हम इख्तियारात दें। अब एजेंट का काम है कि कौन सी रिसोर्स कब कॉल करें, कब। एक एग्जाम्पल, आप अपने आप को वर्चुअल एजेंट या एजेंट कंसिडर करें। अब जितनी भी चीज़ें आपके पास मौजूद है, आपके पास गाड़ी मौजूद है, आपके पास मोबाइल मौजूद है, बेतहाशा और रिसोर्सेस आपके पास मौजूद हैं, उन रिसोर्सेस को कब इस्तेमाल करें?
उसकी यानी आपको पता है डिस्क्रिप्शन कि भाई किस बटन से क्या होता है, किस तरह मैसेज होता है, किस तरह कॉल होता है, तो वो ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन लिखने का तरीका है, उससे हमने आपको बताया हुआ है, जिसे आप कहते हैं मैनुअल। कोई भी प्रोडक्ट जब आप लाते हो तो उस प्रोडक्ट का क्या होता है, मैनुअल। उस मैनुअल में हर चीज लिखी होती है, कौन से बटन से क्या काम होता है। तो जब वो मैनुअल आप पढ़ते हो और कोई भी नया प्रोडक्ट आपको मैं कनेक्टिविटी के लिए देता हूँ कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप उसको पढ़ के समझ जाते हैं। और अब जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है कि भाई गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एयर कंडीशन का मैनुअल मैंने आपको दिया हुआ है, रिमोट के कंट्रोल्स आपको बताए हुए हैं, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा या कम करना होगा। अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है। तो अब मैनुअल पढ़ के आपको ये चीज़ें पता चली, तो यही काम एजेंट के पास होगा। एजेंट के पास हमारे पास जितने भी रियल वर्ल्ड एग्जिस्टिंग टूल हैं, जिसके हमने फंक्शंस बनाए हुए या एपीआईज बनाई हुई हैं, उसका मैनुअल लिख के हम देंगे ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन के तहत। फिर उसके बाद वो खुद डिसाइड करेगा, उसको टास्क दे दी कि भाई आज ये काम होने वाला है, कितने लोग आने वाले हैं, तो वो खुद डिसाइड करेगा कितनी लाइट्स ऑन करनी है, कब प्रोजेक्टर ऑन करना है, कब आपकी एसी की कूलिंग टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, वो सारी चीज़ें आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल वर्ड में अब कहूँगा कि रियल वर्ल्ड में या सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में पहले से बनी हुई जितनी भी चीज़ें, उनके इख्तियारात अगर एजेंट को दे दिए जाए और एजेंट ऑटोनोमस डिसाइड करे कि किस चीज़ को कब कॉल करना है, इसे हम टूल कॉलिंग या फिर फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। सर अच्छा, माशाल्लाह, मुझे ये तालियां बजवा दी यार, मुझे भी कुछ पूछता हूँ तो मुझे तालियां नहीं करता, तारीफ भाई माशाल्लाह ये। अच्छा अच्छा, मैं ये कहता हूँ, मैंने जब पहली दफा फंक्शन कॉलिंग सीखनी शुरू की ना, हमका जो तब्दील की, आज तक कभी ऐसा हुआ है सॉफ्टवेयर में कि मैं 10 एपीआई या 10 फंक्शन दे दूं किसी प्रोग्राम को और ये ना बताऊं कि कब कॉल करूं। मतलब हमने, मुझे तो 20-25-30 साल हो गए प्रोग्रामिंग करते हुए, ऐसा तो कभी नहीं होता। हम कहते हैं पहले ये काम करो, पहले ये काम करो, वो करो, वो करो, ऐसा होता है ना, ये फंक्शन कॉल करो, ये फंक्शन करो। अभी कासिम भाई ने बताया, मेरे हिसाब से आपने नहीं समझा होगा। क्यों नहीं समझा होगा? इसलिए नहीं समझा होगा कि ये बियॉन्ड हमारी नॉर्मल कम्प्रिहेंशन से है। इसमें कासिम भाई का कसूर नहीं है। क्या है, देखें, आपका नौकर हो गया, अगर समझदार नौकर है। मेरे ताया थे, वो कहते थे, मैंने उनसे कहा आपने नौकर को अपने निकाल दिया या नहीं रख रहे, तो ये क्यों है? वो कहते थे मैं चाहता हूँ कि मेरा नौकर ऐसा हो जो खुद समझे कि मेरा कोई मेहमान आया है, तो अगर वो मेरे दिल के करीब है तो उसको खाने पानी खिलाए, लस्सियाँ पिलाए, कचौरियाँ खिलाए, और अगर मेरे दिल के दूर है तो उसको धक्के मार के निकाल दे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं बताऊँ उसको, वो खुद करे। अच्छा, वो मरूम थोड़े से अपनी नस्ल के थे, तो अच्छा अब आप समझ रहे हैं, एजेंट की वैसी नौकर है। हम उसको कह देंगे कि तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास कचौरी ऑर्डर करने का एपीआई है, कचौरी ऑर्डर कर सकते हो, ये फंक्शन है। तुम्हारे लिए शरबत लस्सी बनाने का फंक्शन है, तुम्हारे लिए पंखा चलाने का फंक्शन है, एसी चलाने का फंक्शन है। अब वो ये नॉलेज जानते हुए एलएलएम कि आपको क्या पसंद है, वो ही कॉल करेगा। वो मिसाल के तौर पे उसने पहले, हमने जैसे कहा था पहले, उसने सोचा ये यार ये आपको कितना पसंद है बंदा। अगर ज्यादा पसंद है तो क्या करेगा, उसने कहा यार सबसे पहले एसी चलाओ, वरना दूसरा जो जिनको वो पसंद नहीं करते, तो वो क्या एजेंट क्या करेगा, ना पंखा चलाएगा ना एसी चलाएगा, आपको तो पसंद ही नहीं है ये बंदा। जब उसने देखा, पहले सोचा कि यार ये बंदा काम का है, अब अंदाजा करेगा पावर, यानी मेरे महबूब है मेरे बॉस को। अच्छा, पाकिस्तान में माशाल्लाह
ये वाली नस्ल बहुत बड़ी पाई जाती है, जो सर को देख के, बल्कि हमारा जो एक इस्लामाबाद गया था तो वहाँ पे एक बहुत बड़े अफसर थे ग्रेड 22 के, वो मुझे कह रहे थे जया भाई आपको तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, ऐसे तो आता नहीं है, ये तो सही कह रहे हैं, मगर इस वक्त क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं मैं तो बॉस के लिए अगर लेटर भी लिखता हूँ ना तो मुझे पता है कि बॉस की अंग्रेजी कितनी है, जान के एक दो गलती पर छोड़ देता हूँ ताकि वो उसको करेक्ट कर सके। मैंने कहा कि जान के, कह रहे हाँ जान के। वो इतना तेज था जब जो तरक्की की थी उसने, तो उसको पता था कि बॉस की अंग्रेजी किस लेवल की है, उससे थोड़ा सा नीचे लिखो। अगर बिल्कुल नीचे लिखोगे तो थप्पड़ मार के आपको बाहर निकाल देगा, अगर बहुत ज्यादा ऊपर लिखोगे तो जेलस होगा। तो थोड़ा सा नीचे लिखो कि वो बॉस के सामने रखे, सर वो लेटर लिखता है, अब ये करेक्ट करो, ये 2 लाइन करेक्ट है। अब बॉस खुश, उसकी ईगो भी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे ये नस्ल तो बहुत माशाल्लाह बॉस को मक्खन मारने के स्पेशलिस्ट तो पूरी कौम ही है। तो अब मैंने क्या कहा आपको, फंक्शन कॉलिंग यानी टूल कॉलिंग, टेक्निकल लफ्ज टूल कॉलिंग है। आप उसको सब बता देंगे ये फंक्शन है, और एजेंट खुद डिसाइड करेगा कि इसे चलाना है या नहीं चलाना, कचौरी खिलानी है या नहीं खिलानी, लस्सी बनानी है या नहीं बनानी। अब अंदाजा करें ना, हम हर दफा क्लास में आते हैं, कितने काम करने पड़ते हैं, ये सब ऑन करो, ये प्रोजेक्टर ऑन करो, कंप्यूटर लगाओ। असल इसका एजेंट होना चाहिए। जैसे हम क्लास में दाखिल हों वो सब कुछ खुद करते हैं। हमने सब अपना लैपटॉप खोला, ये लैपटॉप खोले और मुझे देखे कि हम यहाँ बैठे हुए तो सब कुछ खुद करते हैं, ऑटोनोमसली, इसको ऑटोनोमसली करते हैं। आप अंदाजा करें कंपनियां कितनी बदल जाएंगी, दुनिया कितनी बदल जाएगी। तो मैंने क्या कहा था, 3 वेव्स थी। पहली वेव प्रिडिक्टिव एआई, दूसरी वेव जनरेटिव एआई जो जनरेट करती है, आप सबको चैटजीपीटी इस्तेमाल किया हुआ है, क्या समझाऊं, और तीसरी वेव ये एजेंटिक है। अब मसला क्या है, ये जो डायग्राम आपके सामने है वो ये है कि एजेंटिक एआई में जो ये फंक्शन कॉलिंग होती है वो इसके लिए एलएलएम से ऑप्टिमाइज नहीं है उतने, क्योंकि एलएलएम ये फंक्शन कॉलिंग एजेंटिक अभी आया है, कुछ पहली बात। दूसरी बात, ये डेवलपर इस्तेमाल करते हैं, चैटजीपीटी थोड़ी इस्तेमाल करता है। मतलब आप जब एज अ यूजर कंज्यूमर जाते हैं तो आप थोड़ी फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, आप तो सवाल पूछते हैं, जवाब देता है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। तो अब क्या हुआ कि इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, तो इसका भी मैंने आपको पहली वाली स्लाइड दिखाई थी, वो क्या था, वो रैंकिंग बता रहा था एज पर कंज्यूमर आपके लिहाज से। अब ये रैंकिंग है फंक्शन कॉलिंग के लिहाज से, यानी डेवलपर के लिहाज से। काशिफ भाई क्लास पे नजर डालिए, ये एक तो बताइए कि देख रहे नंबर 1 कौन है, फंक्शन कॉलिंग है, यानी सबसे ज्यादा स्पीड, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसके पास है, वो भी चैट जीपीटी है। तो कहने का मकसद है कि चैट जीपीटी दोनों में आ गया, मगर आपके लिए सोचने की बात है काशिफ कि एक तो फंक्शन कॉलिंग का फंक्शन और एक कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव से, दोनों अलग चीजें। जाहिर बात है जो कंज्यूमर को चाहिए डेवलपर को तो वो चाहिए ही, मगर डेवलपर को एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए, वो क्या है, फंक्शन कॉलिंग। और एजेंटिक एआई के लिए मतलब काम कैसे करेगा, एक्शन, अपने एनवायरमेंट से डेटा कैसे लेगा फंक्शन कॉलिंग के बगैर। मैं आपसे कहूं क्या डीडीपी, मुझे बताओ कॉफी पीते हैं अभी? आप जरा से सवाल पर गौर करें, एजेंट से मैंने पूछा कॉफी पीते हैं, और अगर पीते हैं तो ऑर्डर कर दो। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले एनवायरमेंट देखेगा कि टेम्परेचर क्या है, तो सर्च मारेगा इस वक्त कराची में जहाँ पे मिस्टर जिया बैठे हुए हैं टेम्परेचर क्या है, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान में गर्मी में कॉफी
ऐसे पाकिस्तान कराची वाले तो अपनी नस्ल के एक हैं, गर्मी में चाय ज़्यादा पीते हैं, जो कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो चाय नहीं पीता है, मगर मुझे आप कितने ऐसे लोग हैं, अभी निकाल देते हैं, कितने ऐसे यहाँ लोग हैं जो शदीद गर्मी में भी चाय पीते हैं। ये सारी अपनी नस्ल है, ओरिजिनल नस्ल है यार, अब देखो ना। तो अच्छा, तो कॉफी, अच्छा कॉफी में हम लोग पता नहीं ये सोचते हैं कि यार ये गर्मी में नहीं पीनी चाहिए, सर्दी हो तो फिर क्या करेगा वो? आपने कहा यार कॉफी ऑर्डर करो, तो वो कहेगा सर, चेक करेगा, एक फंक्शन कॉल करेगा, सर्च मारेगा कि इसमें टेम्परेचर क्या करा चाहिए, फिर कहेगा सर मेरे ख्याल से आपके दोस्त भी ऐसे ही होते हैं, यार अभी कॉफी छोड़ो यार, गर्मी में कॉफी पिएगा यार। फिर दूसरा, आपने यही सवाल रात के वक्त पूछा, हम अपने दोस्तों के साथ घूमने निकलते हैं ना, तो यही होता है, हर दफा यही होता है, एक डेढ़ से आना जरूर होता है, 10 दोस्तों में 5 दोस्तों गाड़ी में बैठे हुए, हमने थोड़ा खाना खा लिया, आप यार कॉफी पीने चलते हैं, यार मैं कॉफी नहीं पीता रात को, फिर रात को नींद नहीं आती। ऐसे दोस्त होंगे आपके? अच्छा, तो क्या जीडीपी भी ऐसा ही होगा? तो क्या करेगा, आपने कहा कि कॉफी पीनी है या ऑर्डर करो, तो क्या कहेगा कि सर एक तो गर्मी बहुत है, उसके बाद रात के 10 बज गए, फिर आप रोएंगे कि नींद नहीं आती। तो इसलिए मेरा सजेशन है, आप कहें तो मैं अभी ऑर्डर कर दूं, मगर मेरा सजेशन है कि अभी ना पिए। तो ये सब काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी। टाइम का फंक्शन कॉल, वो तो खैर एलएलएम के पास वैसे ही होता है। कराची में तो मेरी लोकेशन, जियो लोकेशन के एपीआई होने चाहिए उसके पास, कि मैं किस वक्त कहाँ बैठा हूँ, ये सब कुछ होना चाहिए। तो हम जो नए दौर में जा रहे हैं उसमें ये सब कॉल करने के लिए आपके पास वो चाहिए फंक्शन, और फंक्शंस में ये लीडर बोर्ड कहलाता है। वो किसका था, कस्टमर कितना मार्केट शेयर है, ये किसका है, ये फंक्शन कॉलिंग में डेवलपर के लिए कौन ज्यादा अच्छा है। इसमें लेटेंसी कह रहा है कि इतनी देर में होता है, कितनी एक्यूरेटली होता है, तो ये सब क्लियर हो गए। एलएलएम सिर्फ एलएलएम नहीं है, एलएलएम वेव 2 के लिए सिर्फ अच्छे जवाब दे, और वेव 3 के लिए फंक्शन कॉलिंग। सही, आगे चलिए। अच्छा, ये हमने देख रहे हैं मुख्तलिफ कंपनियां, इसमें ज्यादातर तो लोग आप समझते हैं इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जो कंपनी पैसे कमा रही है, बाकी सब सिर्फ पैसे खर्च कर रहे हैं। कौन बताएगा इस तस्वीर में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमा रहा है इस वक्त? कल की बात नहीं होगी, जी बेटा। सर एनवीडिया। हाँ, एनवीडिया दुनिया की सबसे कीमती कंपनी होगी। एनवीडिया छा गई है, जिस तरह कराची की टर्म में कहा है ना, छा गया भाई। अब तो खैर ये हमारा पुराना हो गया, थोड़ा नया स्टाइल है बच्चों का आपका अपना, क्योंकि बहुत सारी दफा में आप यंग लोग ऐसी बात करते हैं जो मुझे भी समझ में नहीं आती, जबकि मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ बहुत, मगर बाद दफा हो जाता है कि आपकी विकेबलरी। अच्छा, तो एनवीडिया की क्या वजह है, क्यों छा गया, कौन आके यहाँ बताएगा? और दुनिया की सबसे कीमती, आ जाओ बेटा सबसे आगे जाओ। एनवीडिया का जो मालिक है ना, 1 साल पहले उसका अच्छा, ये क्या है, $3 बिलियन का, मैं आपको क्यों बुलाता हूँ यार, $10 बिलियन ये क्यों यार हम लीडर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब ये थोड़ी प्रोड्यूस कर रहे ग्राफिक्स कार्ड जो बना हैं, रहे हैं। आपको बोलने का आना चाहिए किसको जरूरत है? हाँ जी, और लोगों के सामने अपने आप को पेश करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैरेलल मेन काम चीज है करते ये। हैं। फिर हम बाद में देखेंगे कि एक और चाहिए आपको, ग्राफिक्स कार्ड जो ऑडेशियसनेस, है इनका, एकदम अटैक। आम लोगों ने खरीदा, अटैक से मतलब ये नहीं दूसरों को मुक्ति मारने खरीदी की है जरूरत अपने है, एग्रेशन। डेवलप करने के लिए। $40,000 का है, $40,000 का है पर कार्ड है। और इनको कितना कॉस्ट करता है? हाँ, इनको कितना कॉस्ट करता है? 4,000। हाँ, इनको कितना कॉस्ट करता है? $4,000 सिर्फ मेक जिस करने तरह का। से आपने बताया एक लफ्ज तो ये इस्तेमाल किया, मान लीजिए एक सालों में क्या होता है, जीपीयू है, जैसे आपको अपने मॉडल वगैरह ट्रेन करने होंगे एआई, ये होता है ना, तो उनमें अपनी जीपीयू की पावर लगती है, उसमें सीपीयू में जीपीयू की पावर लगती है उसमें। तो इसका ट्रेंड हम जो देख रहे हैं, जो इसमें तो ज़्यादा मल्टीपल कोर्स होते हैं ना, मल्टी कोर्स ये होते हैं। साबित होता है कि जीपीयू ज़्यादा सेल हो रहा कोर्स भी अलग चीज है, है, लेकिन इस वजह से सेल हो रही है कि आगे मॉडल ज़्यादा ट्रेन हो रहे अब हैं। जो एआई मॉडल हम ट्रेन करते हैं मतलब तरक्की कर रही है दुनिया एआई के अंदर।
5 तो इस वजह से इनके जीपीयू जो है ज़्यादा सेल हो रहे हैं, उनका मार्केट शेयर कर ज़्यादा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फिर एक और बात नोट करें हम इस डायग्राम में लिखा हुआ है जीपीयू लिखा हुआ है, सबसे लेफ्ट में लिखा हुआ है डेटा सेंटर जीपीयू। अब ये क्यों लिखा हुआ और बड़ा डेटा सेंटर जीपीयू का मतलब ये इंटरकनेक्ट होता है, ये पूरी नई दुनिया है। अच्छा, डेटा सेंटर क्या है? जो अभी आप चैट जीपीटी को सवाल पूछते हैं वो डेटा सेंटर पर जाता है, इसके माइक्रोसॉफ्ट के एग्रीमेंट है दोनों का। और ये डेटा सेंटर न्यूक्लियर पावर प्लांट से चला करेंगे, इतनी बिजली खाता है। और ये डेटा सेंटर एक 100 बिलियन डॉलर का नया डेटा सेंटर बना रहा है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट और अल्लाह भला करे ChatGPT मिल जाए, यानी ओपन एआई 100 बिलियन डॉलर, हम 1 बिलियन की जरूरत कैसे नहीं बोल 25 करोड़ हुआ, वजह सिर्फ एक है, नालायकी, और कोई वजह नहीं, वो आसमान से दुनिया है। अच्छा, अब आगे चलें। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है? फाइनेंशियल प्रोजेक्ट क्या है? 13 ट्रिलियन, और ये सिर्फ जनरेटिव एआई की, जो ओवरऑल फील्ड खिला रही है वो जनरेटिव एआई है। और अगर सारी इसमें मेडिकल और ये सब लगा लें तो 100 ट्रिलियन। अभी मेरे कितने का? सर 3 लाख का, है? 3 लाख का, 6 लाख? 3 लाख? 3 लाख कौन सा है उसमें लगा हुआ? 3060 20 लगा हुआ होगा? 3060 3060 3060 3060। ये कौन से? एनवीडिया के ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट 3 लेवल पे हैं इस वक्त। वैसे तो पुराने हैं, एक 3 सीरीज है, एक 4 सीरीज है, और एक 2 महीने में 5 सीरीज आ रही है। अच्छा, ये सब डेस्कटॉप जीपीयू या लैपटॉप जीपीयू। अच्छा, इस वक्त जो 2 महीने के बाद सबसे पावरफुल होगा, इंशाल्लाह वो खरीदेंगे, सब आप सबके पास होगा, मगर जब काम आता है, वरना घोड़ा खरीद लिया, ड्राइविंग आती नहीं है तो फायदा। वो क्या है? 5090 5090। और इस वक्त वो पाकिस्तानी के आमतौर पे काबू में है, वो 3060 3070, और फिर 4060 और 70 भी हैं, ठीक है, ताकि आपको ये सारी विकेटरी आनी चाहिए। अच्छा, अब डेटा सेंटर बिल्कुल सब चीज है। डेटा सेंटर में एक साथ ये 64 या 100 जीपीयू लगे हुए हैं। और एनवीडिया के आप वीडियो जाके सर्च मारें, जो नया है जीपीयू सबसे ज्यादा मशहूर है, जो 50 सीरीज है, उसको ब्लैकवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैकवेल। ब्लैकवेल जो जीपीयूज हैं डेटा सेंटर के, वो तो इतने बड़े, मेरे से तो बिलियन भी नहीं सोचा जाता। बिलियन भी अगर आ जाए तो हमारे इंडिया के वालिदैन जब रहते थे ना, वहाँ मेरे अब्बा बहुत इस्तेमाल करते थे, जब खुश होते थे बहुत, कहते या अल्लाह भेज 56 करोड़ की चौथाई। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके वालिदैन ये वाला जुमला घर पे इस्तेमाल होता है, 56 करोड़ की चौथाई? है, अभी बच गए, उर्दू बच गई है थोड़ी सी। अच्छा, इसमें जोक क्या है कि मैं तो इंकिसारी कर रहे हैं ना अल्लाह के सामने कि मुझे 56 करोड़ नहीं दे, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं थोड़े से भी खुश हो जाऊंगा, सबर करने वाला हूँ, तो सिर्फ चौथाई दे दे 56 करोड़ की। अच्छा, ये इंडिया में जब 1947 से पहले 56 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम थी ना। अब तो खैर 56 करोड़ की चौथाई कितने बनी? 14 करोड़ है? 14 करोड़ 16 करोड़ तो आजकल डिफेंस में एक घर नहीं आएगा, तो वो टाइम चेंज हो गया, मगर खैर हम उससे भी खुश हैं। फिर अपने चेंज कर देते हैं थोड़ा, या अल्लाह भेज 56 करोड़ डॉलर की चौथाई। तो
और अगर और करना है तो या अल्लाह भेज 56 करोड़ बिटकॉइन की चौथाई। पाकिस्तान अब आया इनको मजा। मगर अल्लाह का एक फरमान है कि जो मेहनत नहीं करेगा उसको नहीं भेजूंगा। कभी कभी वैसे बगैर मेहनत के ही भेजता, मगर 99% मेहनत करेगा उसको भेजूंगा। अच्छा, अब आगे चले। प्रोडक्टिविटी, एक मिनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एजेंट जो है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। जैसे मैं आऊँगा यहाँ से ये काम, वरना मेरे लग जाते हैं, हमने तुम्हारे 10-15 मिनट लग जाते होंगे सेटिंग करने में सारी। हर रोज अगर 15 मिनट बचा लें तो कितनी जिंदगी आसान हो जाए। तो कितने परसेंट प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? वो कह रहा है बूस्ट ग्लोबल जीडीपी बाय 7%, यानी 7% दुनिया की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, 7%। और इन्वेस्टमेंट ट्रेंड क्या है? इस वक्त $200 बिलियन सालाना खर्च हो रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा, और कंपनियां भी इसमें दबा के पैसे लगा रही हैं। आगे चलिए। अब मुझे पता है ज़्यादातर लोग ये सब रोना धोना शुरू करते हैं। कासिम भाई, ये जो दो कंसर्न है, एक लोगों की नौकरियों की छुट्टी हो जाएगी, पहली नौकरियां नहीं है अब तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगी, और दूसरा गरीब अमीर अमीर से होता जाएगा। इस पे आपकी क्या राय है? अच्छा दोस्तों, दुनिया में जब भी कोई रेवोल्यूशन आती है, रेवोल्यूशन जो इंसान के रहने के तरीके को चेंज कर देती है। सबसे पहले व्हील बना तो लोगों ने यही कहा कि ट्रांसपोर्टेशन, जो मज़दूर काम करते हैं वो क्या करेंगे। फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बनी, स्टीम इंजन बना, ऑटोमेशन बनी। दुनिया की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन इंटरनेट को माना जाता था। इंसान के रहने के तरीके को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जो रेवोल्यूशन है, इनकलाब है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एजेंटिक एआई, जो इंसान के रहने के तरीके को टोटली क्या करने वाली है, चेंज। और जब भी रेवोल्यूशन आती है तो सवाल क्या है दोस्तों, बहुत सारी जॉब क्या है, जाती हैं, ऑब्सोलीट होती है, और बहुत सारी न्यू जॉब्स भी मुतारिफ होती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो भी शख्स, पुराने जितने भी लोग हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के हों या कोई भी इंडस्ट्री के अंदर काम करें, वो कहते हैं कि यार हम लोग वेल इस्टेब्लिश है, हमें अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। मे भी उनका सा काम जो है 2 साल चले, 3 साल चले या 5 साल, 3 साल बाद वो सारे के सारे ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो मीन्स अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि बहुत सारी जॉब जाएंगी, या जो नकारा है ना, कहते नकारे बच्चे को तो उसके माँ बाप भी उसके घर से निकालते हैं। कैसी कैसी सुनने को मिलती है लड़कों को, बिल्कुल सुन। लड़कियाँ इसमें अच्छी हैं कि घर वाले इतनी नहीं सुनाते, बाकी लड़के जितने भी हैं, जैसे ही वो होश संभालते हैं तो घर वाले आपको इतनी प्यारी फाइन ट्यूनिंग करते हैं। फाइन ट्यूनिंग का मतलब आपके मॉडल को अपडेट कर देंगे, बेटा कमाना स्टार्ट करें, कुछ सोचना स्टार्ट करें। अच्छा, तो आपकी जब फाइन ट्यूनिंग होती है तो आप, कुछ लोग अच्छे होते हैं जो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ लोग इतने होते हैं कि अपने मॉडल को क्या कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं ओवरफिट कर लेते हैं। सुन के भाई ये तो बस सुन लो, ठीक है, तो वो नकारा हो जाए। तो नकारा बच्चे को तो माँ बाप भी बर्दाश्त नहीं करते, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त करेगी। आपके पास पुरानी टेक्निक्स हैं, उन्हीं चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं, यानी इंसान एक काम 20 घंटे में कर रहा है और वही जनरेटिव एआई से हम जो काम कर रहे हैं 10 मिनट में कर रहे हैं। वीडियो एडिटिंग, आपकी कंटेंट राइटिंग, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर कोड राइट करना, वो सारी चीज़ें जिसके अंदर आपको 2-2, 3-3 महीने, इवन आपको साल लगता था, आज की तारीख में जनरेटिव एआई को इस्तेमाल करते हुए वो काम मैक्सिमम हम 1 दिन में कर सकते हैं जो 2 साल में होता था। तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई। अच्छा, अब जितने लोग इस न्यू एरा के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजेंटिक एआई, इस एरा को अडॉप्ट करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, उनके लिए मार्केट में प्लेस होना कोई मुश्किल नहीं। और जो लोग हैं अडॉप्ट ही नहीं कर रहे, अपने आप को अपडेट नहीं करते,
हदीस पाक है ना, इल्म मोमिन की अमानत है। तो भाई दुनिया में जितना भी इल्म आ रहा है ये आपकी अमानत है, आप उसको हासिल नहीं करते और फिर दुनिया से आप करते हैं गिला कि यार मैं पीछे क्यों रह गया, गलती किसकी है, आपकी। तो अपने आप को आप अपडेट करेंगे। जैसे ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई या एजेंटिक एआई के ऊपर जब कमांड हासिल कर लेते तो यकीन जानिए मार्केट में इतना काम है, काम करने वाले बहुत कम हैं। और एजेंटिक एआई पे पर आवर जो आप चार्ज कर सकते हैं लाइक $50 to $100 पाकिस्तान से बैठ के, जबकि आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं, तो आपको $50 $40 बहुत आराम से मिल जाते हैं अगर एजेंटिक एआई पे आपको अब कमांड हासिल हो। तो कहने का मकसद है जॉब किन लोगों की जाने वाली है, जो कि नकारा कौन है, मीन्स अपने आप को अपडेट करने को तैयार ही नहीं है, तो वो तो वैसे भी ऑब्सोलीट होने वाली है। अच्छा, फिर न्यू जॉब उनके लिए मुतारिफ हो रही हैं जो कि एजेंटिक एआई को अडॉप्ट करेंगे। जब बहुत सारी जॉब्स ऐसी होंगी क्योंकि ह्यूमनॉइड और ये सारी चीज़ें भी होंगी, तो आपके मैकेनिकल जो एजेंट्स हैं उनको रिपेयर करना या उनकी टेस्टिंग करना, उनको ट्रेन करना, टेस्ला ने ये जॉब भी मुतारिफ करवा दी कि आप रिमोटली यहीं से बैठे हुए उनके टेस्ला के जो रोबोट हैं उन रोबोट्स को आप ट्रेन कर सकते। तो बहुत सारी इस तरह की ऐसी जॉब्स होंगी जिनको आप लोग करेंगे। तो बहुत सारी जॉब्स आने वाली भी हैं और जाने वाली भी है, लेकिन उन लोगों की जॉब जाएंगी जो नौकार हैं और उन लोगों को मार्केट या दुनिया में कामयाबी मिलने वाली है जो कि अपने आप को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे एजेंटिक एआई के अंदर। सब अच्छा, बाद लोग कहते हैं यार, बाद लोग कहते हैं कि भाई स्टील मिल है, स्टील मिल में जितनी मेरी इतला है गलत हो सकती है, पिछले 10-15 साल से वो ऑफिस खुल ही जा रहा है, स्टील मिल खुली भी नहीं है, सबको तनख्वाह मिल रही है। अब वो कितनी मिल रही है हर एक के लिहाज से होगी, मतलब अनबिलीवेबल। स्टील मिल में पिछले 10-15 साल से फैक्ट्री बंद है, तनख्वाह सबको मिल रही है। ये मुल्क किस तरह कैसे चलेगा भाई, या कोई भी चीज ऐसे कैसे चलेगी, चाहे मुझे ही मिल रही हो। बात ये नहीं है कि बात असूल की है। पीआईए में मैंने पीआईए में सफर करना छोड़ दिया, मैं तो हर वीक जाता हूँ 3 दिन पंजाब और केबी में रहता हूँ। तो भाई मैंने तो जाना छोड़ दिया पीआईए के, वक्त पे कभी चल के नहीं, और इस तरह घूम रहे होते हैं उनके लोग जैसे अब्बा जान की नगरी है और कस्टमर की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब भी तो एक कीमत जहाज की कीमत भी पता नहीं 40-50 हज़ार रुपए होती है, वो 10 अरब का बोली लगी थी। खैर वो उसमें दूसरे चक्कर भी थे, मगर पॉइंट मेरा कहने का ये है कि भाई, और इलॉन मस्क जब इसके पास पेपैल आ गया था, पेपैल ये बेच चुका था, अरबों खरबों रुपए थे इसके पास, उसके बावजूद भी वो ऑफिस में सोफे पे सोता था, अभी भी फैक्ट्री की फ्लोर पे सोता है। अब मुझे बताइए, वो दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी, अब मुझे बताइए क्या ये बेइंसाफी है कि उसको इतने पैसे मिल रहे हैं? बिल्कुल भी बेइंसाफी नहीं, ये हासिदों का वो है। अल्लाह हसद से बचाए, हसद के शर से हम सबको। यार दूसरा मेहनत कर रहा है, पाकिस्तान में दूसरा इशू है कि हमारे दोस्त एक, नाम नहीं लूँगा, छोटी दुनिया है, कराची के हैं, बड़ा अच्छा दोस्त भी थे मेरे, टीचर भी थे, सब कुछ थे। तो वो जब भी मैं गाड़ी में जाता था, अच्छी सी गाड़ी को बराबर खरीद रहे, कहते थे हराम का, हराम का। पॉसिबल है कराची में, क्योंकि हराम वाले भी बीएड बहुत दूर है, मगर हलाल वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि हराम वाले नहीं है, मतलब हलाल वाले नहीं है, मगर ये आपकी मेंटेलिटी बताती है कि आप हासिल हैं। आपको क्या पता यार कि हराम का है या नहीं है। हमारे एक और दोस्त है, हम गाड़ी में जा रहे थे तो एक साहब की लाल मर्सिडीज बराबर में आंटी खड़ी हुई, हम जा रहे थे, साथ लाल मर्सिडीज खड़ी हुई, उसमें बहुत ही मकलचू से बंदा था,
और माशाल्लाह बेगम उनकी बड़ी खूबसूरत सी थी। हमारे दोस्त कह रहे हैं यार हाँ तेरे यार तुझे तो पता ही नहीं है, तू तो जिंदा ही नहीं है। मैंने कहा मैं क्यों नहीं जिंदा? कह रहा मेरे यहाँ आग लग जाती है, मेरा बस चले इसकी गाड़ी में पत्थर मार। मैंने कहा यार उसने जिस तरह भी तुम्हें क्या यार? कह रहा ना इससे मुझे गाड़ी बर्दाश्त हो रही है ना इसकी खूबसूरत बीवी बर्दाश्त हो रही है, मेरे सीने में आग लगी हुई है। अब भाई तो हमें ये भी अपनी तरबियत करनी पड़ेगी। नो असर अजान और जबरदस्त किस्म की इस वक्त भी हायरिंग शुरू हो गई है। तो कहते हैं प्रोग्रामर की डिमांड नहीं है। अभी लिंक्डइन में जाए, अभी लिंक्डइन में जाए 1.2 मिलियन जॉब्स ओपन है सिर्फ पाइथन की। 1.2 मिलियन पाइथन की जॉब ओपन है। इस वक्त पाइथन टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बन गई है। गिटहब पे सबसे ज्यादा रिपोजिटरी पाइथन की, और नंबर 2 क्या है? सेम यही वाला था। जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। तो आपको ये इस कोर्स में तीनों पढ़ाई जाएंगी, सारा पाइथन ऊपर है ये तो पाइथन भी, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट। तो टॉप 3 में इंशाल्लाह। मगर यार अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जावा तो कोई है नहीं ना। अब मेरे ख्याल से मेन फोकस पाइथन ही होगा, टाइपस्क्रिप्ट इतना नहीं होगा। फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड भी पाइथन। पाइथन यूज होगा। आप एडमिशन ले रहे हैं आप इस वक्त जनरेटिव एआई की गिटहब पे रिपोजिटरी का वो देखें ग्राफ, मैं इंशाल्लाह हाँ गोली की तरह ऊपर जा रहा है। ये शुरू में यही क्लासेस हुई थी हमारी, ग्राफिक कार्ड के बारे में बताया था कि किस तरह एआई में हेल्प करता है। अब ये बस यही रिलेटेड थोड़ी सी बात है स्लाइड। कितने महीने का? एक 3 महीने का एक और इंडिया देखिए नंबर 2 पे, यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे तो समझ में आता है, इंडिया नंबर 2 पे यहाँ इस पूरे ग्राफ में नहीं है। फिर हम कहते हैं कि यार वैसे इस फील्ड में आगे बहुत अच्छा किया है। यार ये सब फील्ड अगर मुसलमानों का कंटिन्यू मसला रखेंगे नहीं ना है। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बन जाएगा। नालायकी पूरे पाकिस्तान के कल्चर में चीज बन जाओगे, समझ एडिटिंग भी सीप कर हाँ ली जी। अंदर आ गई वो नालायकी। तो जो है मेरी फील्ड है अलग, मगर मैं बता रहा हूँ जो जिस कोर्स में अगर मगर निकल जाता है इंशाल्लाह ना, ये बदल रहे हैं। परमानेंट उसके कोई अलावा नालायक नहीं होता। मकसद मैं भी मुझे बहुत ये नहीं नालायक करना, होता पढ़ भी ले जो और मर्जी मुझे करने अपनी बताया, बताता हूँ। कोई कुछ नहीं है। पाकिस्तान में पढ़ने को पढ़ाई तो वैसे बहुत दूसरा वैसे करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे जैसे- भी जैसे- मगर मैं वैसे बात कर रहा हूँ आप एआई ऊपर जा रही है, डॉकर का यूजेज भी। अच्छा डॉकर का यूजेज क्या बता रहा है? वो पढ़े पढ़े देखे थके खा रहे। डॉकर होता है कंटेनर मास्टर की हुई चीज जिसमें आप लिनक्स के लिनक्स का और डॉकर का कंटेनर भी ऊपर चढ़ रहा है। जैसे जैसे एआई ऊपर चढ़ रही है इस तरह डॉकर का कंपोनेंट। ये भी पढ़ाया था शुरू में। अच्छा ये सब प्लेटफॉर्म होता है, सही। 90% ऑफ द स्टार्टअप्स वर्चुअल पीसी। जो है वो क्या कर रहे हैं? 90% ऑफ स्टार्टअप इस वक्त जो आ रहे हैं जिनमें पैसे लग रहे हैं वो एआई में लग रहे हैं। इसी वजह से सारी जॉब भी सिर्फ एआई की है। हम लोग ज्यादातर स्टार्टअप पे काम कर रहे होते हैं, छोटी कंपनी नहीं जो है 90% का जॉब वही है। कोई ऐसी नई कंपनी नहीं है जो एआई को इस्तेमाल नहीं कर रही। और फिर आपके पास नौकरियों के अलावा फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज भी है। किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर, बड़ी कंपनी सबसे पहले इस तरह का जैसे आईडी का एजेंट एक आएगा निकल, अब भी ना करोगे तो फिर कब करोगे? और इस सब चीज को ये एआई ड्रिवन है, मगर इसमें ब्लॉकचेन वगैरह भी है और दूसरी चीजें भी हैं। इसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। पहले जो रेवोल्यूशन थे मिसाल के तौर पे वो बिजली का आया था, मिसाल के तौर पे इंटरनल कंबशन इंजन का आया था, मिसाल के तौर पे प्रिंटिंग प्रेस का आया था। अब ये फोर्थ है। अच्छा जरा से एक दफा ये पढ़ने स्लाइड, तो फिर मैं कासिम भाई रिक्वेस्ट करूंगा। उसके बाद रेवोल्यूशन आएगा ब्लॉकचेन। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क
इंसानी दिमाग को जो आपको ब्रेन दिया है वो भी न्यूरल नेटवर्क है, लेकिन वो रियल बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है। यहाँ पे जो न्यूरल नेटवर्क लिखा हुआ है ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल यानी मसनूई तौर पे जिस तरह आपका दिमाग है एक एल्गोरिथम बनाया है जो कि जनरल पर्पस इंसान का दिमाग हर चीज़ हर काम कर सकता है, इसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी जो है वो सारे के सारे काम कर सकता है। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जनरेटिव एआई या एजेंटिक एआई की दुनिया में हम जो पहुंचे हैं उसकी बुनियादी वजह पहला एल्गोरिथम है जिसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क दिमाग है, वो दिमाग आप समझें किसी भी चीज़ को इंसान की तरह सीखना स्टार्ट कर दे। तो जनरल पर्पस 1949 में पहला टॉय फॉर्म की सूरत में परसेप्ट्रॉन लिखा गया था, मैं उसकी हिस्ट्री पे नहीं जा रहा। 2012 के बाद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ही सब एल्गोरिथम आए जिसके अंदर CNN, RNN और इसी तरह GAN, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एल्गोरिथम आया जो लास्ट में लिखा उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दिमाग को मसनूई तौर पे बनाया गया, दिमाग के जिस तरह मुख्तलिफ पार्ट्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ तरीक़ों से सीखते हैं उन्हें हम कहते हैं सब एल्गोरिथम। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के सब एल्गोरिथम बहुत सारे हैं, जैसे कंप्यूटर विजन देखने के लिए जो इस्तेमाल होता है सबसे बेस्ट उसका नाम है CNN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। टेक्स्ट डेटा को पढ़ने के लिए जो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम था उसका नाम था LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये सब एल्गोरिथम है, सब एल्गोरिथम का मतलब क्या, न्यूरल नेटवर्क इसका पैरेट है और न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए ही CNN बनाया गया और RNN बनाया गया जो टेक्सचुअल डेटा को बहुत अच्छा पढ़ता था। 2017 में एक एल्गोरिथम एक नया रिसर्च पेपर आया जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर्स। तो ट्रांसफॉर्मर्स जिस तरह इंसान चीज़ों को पढ़ के याद रखता है ये एल्गोरिथम उसी तरह काम करता है। इसके अंदर सेल्फ अटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुतारिफ करें। सेल्फ अटेंशन क्या है, इसको आप सिंपल से याद करें। आप जब भी कोई किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ने के बाद या पैराग्राफ पढ़ने के बाद कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसको हाईलाइट करिए। यानी पहले आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट समझ आया, पूरे कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट जो कर रहा होता है कुछ 2 या 3 वर्ड्स उस पूरे पैराग्राफ पे या पेज पे, आप उसको क्या करते हैं, हाईलाइट। अच्छा, अब हाईलाइट करने से क्या फ़ायदा हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो किताब खोलते हैं हाईलाइट हुआ हुआ जो वर्ड है उसको देख के पूरी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर आपका सब एल्गोरिथम है जो 2017 में लिखा गया था और इसी एल्गोरिथम की बदौलत डिफ्यूजन मॉडल और ट्रांसफॉर्मर, इसी एल्गोरिथम की बदौलत आज जितनी भी आप ChatGPT, Gemini या लामा जितने भी टॉप जनरेटिव AI बेस्ड एल्गोरिथम देख रहे हैं उसके बैकएंड पे जो एल्गोरिथम है वो कौन सा है, ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर कौन सा एल्गोरिथम को यूज करते हुए बनाया गया है बैकएंड पे, ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसमें तीसरी चीज रह गई वो क्या है, GPU। अगर हम बात करते हैं जैनसन हॉंग, $200 से इन्होंने अपनी ये कंपनी NVIDIA स्टार्ट की। आज 3 पॉइंट समथिंग दुनिया की सबसे टॉप कंपनी बनी हुई नेटवर्क के मुताबिक। कितने डॉलर से स्टार्ट की थी, $200। इन्होंने 2007 में कामयाबी के साथ एक हार्डवेयर बनाया जिस हार्डवेयर का नाम था GPU, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, GPU और CPU का फ़र्क आप याद रखिए। CPU एक वक्त में एक काम करता है, इसके अंदर कोर्स होती है यानी पैरेलल आपकी थ्रेडिंग वगैरह इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो एक वक्त में लाइक 56 कोर्स अगर मौजूद हैं तो 56 काम 1 सेकंड के अंदर हो सकते हैं, उसकी लिमिट है, इससे ज़्यादा उसकी कोर्स नहीं है। GPU जो है इसमें थाउजेंड और मिलियंस ऑफ कोर्स होते हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सारा का सारा काम पैरेलल होता है। तो GPU 2007 में ये हार्डवेयर बना था गेमिंग के लिए। 2009 में कोडा के नाम से इन्होंने ड्राइवर लिखा जिसके जरिए आप इस GPU को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो
और 2012 के बाद 2012 में इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के जो कंपटीशन होता था इमेजनेट, उसमें इस्तेमाल किया, जिसकी बदौलत हमें ये पावर हासिल हुई दोस्तों कि वो काम, वो ट्रेनिंग, आप जब कंप्यूटर को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मदद से कोई चीज़ सिखाया करते थे तो दोस्तों यकीन जानिए 50 दिन उसमें प्रोसेस में लगते थे ट्रेनिंग के ऊपर। लेकिन जब हम जीपीओ को इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि वो काम जो 50 दिन में ट्रेनिंग लगती थी, आज वही काम मुश्किल से आप 10 मिनट में कर सकते। तो इतनी ज़्यादा पावरफुल आपके पास हार्डवेयर बना दिए जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। 2007 में बना, 2009 में कनेक्ट हुआ और 2012 के बाद इसने दुनिया में एक नई रेवोल्यूशन लाई और उसकी बदौलत एनवीडिया टॉप के ऊपर आ गया। तो हमें पता चला कि जीपीओ क्या होता है। दोबारा रिपीट करते हैं, न्यूरल नेटवर्क, जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया, इसी तरह कंप्यूटर का एक एल्गोरिथम बनाया गया 1949 में, जिसका नाम क्या था, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जो ट्रांसफॉर्मेशन सब एल्गोरिथम बनाया गया, उसका नाम क्या था दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर्स। ये कब लिखा गया है, 2017 में। उसके बाद 2007 में इस दिमाग की प्रोसेसिंग जो कि बहुत फास्ट हम कर सकते हैं, उसके जरिए हम जीपीयू को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मना कर देते हैं पिछले जो बाकी हमारा ये घंटा है ना, उसमें हम 15-20 मिनट ये डिस्कशन करेंगे और फिर हैकेथॉन पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको वो फौरनी तौर पे उसका भी इशू है। यार हैकाथॉन ये तो लॉन्ग टर्म प्लान है। तो हमने ये देखा तो बस कि कर रहे हैं AI यूज करते हैं, बाकी अल्लाह ऐसे भी थर्ड क्वार्टर में बचे हैं। जनरेटिव एआई 3 वजह से पॉसिबल हुआ। नंबर 1, न्यूरल नेटवर्क्स। शुगर एडम की आपने दिमाग को सॉफ्टवेयर में मिमिक करने करने लग लगी। गई। नंबर 2, जीपीयूज। जीपीयूज पैरेलल काम करते हैं, सीपीयू सीक्वेंस में काम करते हैं। तो तेज काम करना है तो हमें जीपीयू चाहिए। तो दिमाग जो चलता है वो जीपीयू पे चलता है। और तीसरा, उसका सॉफ्टवेयर की लॉजिक भी चाहिए, एल्गोरिथम चाहिए, वो ट्रांसफॉर्मर पे। तो क्या क्या, नंबर 1 न्यूरल नेटवर्क्स, नंबर 2 जीपीयू, नंबर 3 ट्रांसफॉर्मर्स। ये एल्गोरिथम है। तो न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, एआई अलाउज अस टू थिंक लाइक अ ब्रेन। और ये कुछ भी नहीं है, आप सोचिए छोटे छोटे कंप्यूटर हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे न्यूरॉन के दिमाग में इस तरह का होता है न्यूरॉन, सॉफ्टवेयर इस तरह का न्यूरॉन होता है सॉफ्टवेयर में। अच्छा दोस्तों, न्यूरल नेटवर्क अगर आप देखिए, कोई भी चीज़ आप मुख्तलिफ सेंसर से इनपुट लेते तो सबसे लेफ्ट साइड के ऊपर इनपुट लेयर, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, तो जितना डेटा आप एनवायरनमेंट से इनपुट लेते, आपका दिमाग क्या काम करता है। सिंपल अगर मैं आपको कहूँ कि स्टेज के ऊपर सरजिया बैठी हैं और फर्स्ट टाइम अगर इंट्रोड्यूस अगर सरजिया अपने आप को करवाती, किसी इंसान से आप फर्स्ट टाइम मिलते तो आप उसको याद कैसे रखते हैं। जब आप इनपुट डेटा लेते हैं तो एसएमटी भी नजर आ रही है, डेस्क भी नजर आ रही है, लैपटॉप भी नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है। आपका न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, सारा डेटा इनपुट लेता है जिसमें नॉइस वगैरह हर चीज शामिल है। फिर वो क्या करता है, हर लेयर पे इंसानी दिमाग की लेयर्स, तो पहली लेयर क्या कर रही है, दूसरी लेयर क्या कर रही है, तीसरी लेयर क्या कर रही है, वो आपके डेटा को फिल्टर करती है। जो काम का डेटा है सर्च जिया को आइडेंटिफाई करने के लिए वो डेटा आगे जाने देती है। तो ये जो नेटवर्क है इसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या डेंसली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। इसका काम है कि कोई भी इनपुट लेना और उसके बाद उस इनपुट को रिफाइन करना और आखिर में जिस चीज़ को याद रखना है। तो अगर सर्जिया को याद रखना है तो सर्जिया का सिर्फ फेस जो है
वो चीज़ या उसके फीचर्स जो हैं आप याद रख लें तो पूरी ज़िंदगी में कभी भी आप सर्जिकल को देखेंगे उनके फेस से उनको पहचान सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क भी यही काम करता है कि जब भी कुछ उसको सिखाया जाता है जो काम की इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेयर्स जो हैं उनको फिल्टर कर दी और एंड के अंदर सिर्फ जो काम की चीज़ होती है उसे अपने पास रख लेती है, उसको आप बैकएंड के ऊपर नेटवर्क के ऊपर सेव कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं एजेंट कहते हैं, हम उसको मॉडल कहते हैं, उसको हम LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। तो ये सारे काम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मदद से इस तरह होते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क को आप जितना डेटा सिखाते हैं, सरजिया, कासिम, अमीन, दानियार, तो जितनी चीज़ें आप उसको सिखाते जा रहे हैं न्यूरल नेटवर्क यही काम कर रहा है कि जो काम की चीज़ है चेहरे को पहचानने के लिए, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए वो चीज़ अपने पास रखता है, बाकी काम की चीज़ जो नहीं होती उसको डिस्कार्ड कर देता है। तो ये न्यूरल नेटवर्क इस तरह काम करता है। तो इसको क्या करते हैं, बार बार ट्रेन करते हैं। जैसे आपने तस्वीर पहचानी है ना, तो तस्वीर भेजी इसमें से, उसने अंदाजा किया कि ये तस्वीर का क्या है, इसमें नंबर एडजस्ट किए, कुछ इसको वेट्स कराते हैं और वो आखिर में बताता है ये तस्वीर किस चीज़ की है। देखिए एक रिजल्ट है। तो न्यूरल नेटवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था। ये उसका नहीं है जीपीटी का न्यूरल नेटवर्क, वो तो बिलियन ऑफ पैरामीटर होता है। ये तो छोटा सा कि न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्या है। लेंगे आप पीसी नोट्स की सूरत में कर सकते हैं। नहीं लेंगे फ्रेमवर्क है जिसके हम फ्रेमवर्क है लेकिन नोट्स की सूरत में काम किया हाँ जाता है। वही नोट्स हैं। अच्छा, जीपीयू क्या है, वो आपका मसल है, वो दिमाग है, ये आपका मसल है। मसल में क्या है, जो न्यूरल नेटवर्क चल रहा है वो किस पे चल रहा है, दोनों केस में, ट्रेनिंग में भी और इन्फ्रेंस में भी। पहले ट्रेनिंग करते हैं, उसको तस्वीरें दिखाते हैं कासिम भाई की, और फिर आखिर में एक नई तस्वीर देते हैं, पूछते हैं ये कासिम है या नहीं है। और ये सब कुछ किस पे चल रहा है, जीपीयू जीपीयू पे 100 टाइम्स फास्टर कर देता है जीपीयू। ये जरा सा समझाइएगा इंटरनेट डायग्राम, ये होगा। अच्छा, इसमें वीडियो का लिंक भी है प्रेजेंटेशन के अंदर, रेफरेंस नोट्स के अंदर, तो वो आप वीडियो देखेंगे तो ये चीज़ समझ आएगी। देखिए, आपका जो जीपीयू है, एग्जिस्टिंग जितने भी सिस्टम हैं उसको 100 इवन 1000 टाइम फास्टर कर देगा। वो काम जो सीपीयू पे हम करवाते हैं उसके ऊपर में भी आपके 1000 दिन लगने, और वही काम अगर आप जीपीयू पे करवाते हैं तो वो आप कंसिडर करें 2 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए। तो 100 इवन 1000 टाइम फास्टर कर रहा है आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स को या सिस्टम। अच्छा, अभी मुख्तलिफ एग्जाम्पल इसने दी कि भाई कोडा डीप लर्निंग इन्होंने कनेक्ट की। तो कोडा डीप लर्निंग जो है वो किस लिए काम आता है दोस्तों, आपके जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह हैं, जीपीटीज हैं या एलएलएम्स हैं, वो कोडा के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। तो कोडा इन्होंने लाइब्रेरी लिखी एनवीडिया वालों ने। इसी तरह मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं जो कि एआई फिज़िक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिज़िक्स की फील्ड में कोई भी सिमुलेशन करवानी है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो इन्होंने मॉड्यूल्स क्या किए हुए आपको बना के दिए हुए। इसी तरह हमारे पास कोडा डीएफ टेबुलर डेटा के ऊपर बहुत फास्ट काम करवाना है। इवन आप कंसीडर करें, मैं आपको एक टेबल देता हूँ जिसके अंदर 3 मिलियंस डेटा, उसको प्रोसेस करने में हम समझते हैं 4 दिन लगते हैं एक डेटा निकालने के लिए, क्योंकि 3 मिलियंस को क्या करना होगा, हर एक रो को पढ़ना होगा। और वही काम अगर मैं कोडा डीएफ से करवाता हूँ मुश्किल से 1 मिनट में हो जाए। ये सारे के सारे लाइब्रेरीज पैकेजेस के नाम इन्होंने लिखे हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप फिज़िक्स की दुनिया में, आप डीप लर्निंग की दुनिया में, आप डेटा प्रोसेसिंग की दुनिया में आप 100 टाइम इवन 1000 टाइम फास्टर काम कर सकते हैं। यानी मीन्स आप बैंक में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, नॉर्मल पीसी या सीपीयू इस्तेमाल करके करोगे 1000 दिन लगेंगे, और वही काम अगर आप इनके एनवीडिया के जीपीयू पैकेजेस लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करके करेंगे तो वो काम मुश्किल से 1 दिन में हो जाएगा। तो इतना फास्टर है। अच्छा, ये कुछ आपको बता रहा है कि ट्रेडिशनल जो हमारे पास सॉफ्टवेयर थे, उन सॉफ्टवेयर में क्या होता था दोस्तों, आप एक फंक्शन बनाते थे। फंक्शन क्या होता था कि आप उसको एक्स इनपुट दोगे और वो उसके अगेंस्ट आपको क्या करेगा, आउटपुट देगा। तो ये मशीन जो आपकी सॉफ्टवेयर इफ एल्स की जो प्रोग्रामिंग थी, इफ ए बराबर दिस, बी बराबर दिस, तो ये करना। तो दोस्तों वो फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ एक्स बना के हम एक कंप्यूटर में रखते थे, यानी सीपीयू।
और उसके बाद जब भी कोई भी प्रोसेस करवाना हो तो हम इनपुट देते थे खाली। तो मशीन को दो चीज़ दी जाती थी, एक फंक्शन बना के इफ एल्स का सॉफ्टवेयर, और दूसरा इनपुट। हमारी मशीन क्या करती थी, जो आप लोग अभी फैस टाइपस्क्रिप्ट वगैरह आपने प्रोग्रामिंग सीखी, तो आपने फंक्शन बना के एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल दी, तो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल के अंदर फंक्शन बने हुए हैं, उन फंक्शन को आप इनपुट देते हो पैरामीटर, तो वो सीपीयू की मदद से प्रोसेस होकर आंसर देते हैं। लेकिन इफ एल्स की जो लॉजिक है सिर्फ वही होगी। आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री चेंज, ये जो सॉफ्टवेयर आप लिखा करते थे, इफ एल्स की प्रोग्रामिंग आप लिखा करते थे, मशीन लर्निंग में आपके पास जितना इनपुट और आउटपुट, यानी इनपुट और आउटपुट, मशीन बहुत सारे एक्स और वाई को देख के एज ए इनपुट, उनको देख के क्या सीख लेती है, फंक्शन ऑफ एक्स। यानी कितना मुश्किल तरीन काम था ना इफ एल्स की लॉजिक लिखना, वो लॉजिक वो सॉफ्टवेयर मशीन खुद सीख लेती है, जिसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को आगे जाके इन्होंने कंबाइन कर दिया। कैसे कंबाइन किया कि पहले जो सॉफ्टवेयर हम बना के मशीन को देते थे, इन्होंने कहा कि आप इनपुट आउटपुट मशीन को दें, यानी जीपीयू को, जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग करेगी, जो आपको फंक्शन बना के देगी, उस फंक्शन यानी मॉड्यूल को आप डिप्लॉय कर दें, और उस डिप्लॉय हुए मॉडल या फंक्शन को जब आप एक नया इनपुट दोगे, क्योंकि वो इफ एल्स की प्रोग्रामिंग पहले इंसान लिखा करता था, अब जो इफ एल्स की प्रोग्रामिंग है मशीन लर्न करती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग। तो मशीन ने जब वो चीज़ें बहुत सारे डेटा से लर्न कर ली, इसके एग्जाम्पल कि आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, हर बंदे के चेहरे की मैंने पिक्चर ली, मशीन आपकी पिक्चर और आपका नाम या CNIC नंबर, तो आपकी एक पिक्चर आपका CNIC नंबर, आपकी दूसरी पिक्चर आपका CNIC नंबर, आपकी तीसरी पिक्चर आपका CNIC नंबर। तो मॉडल ने क्या किया, आपकी तस्वीर के अगेंस्ट CNIC को प्रेडिक्ट करना सीख लिया, फिर दूसरे बंदे की पिक्चर्स और उसका CNIC नंबर, तीसरे बंदे की पिक्चर, तो जितने स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं हर बंदे के साथ ही प्रोसेस करते हैं। उस मशीन ने क्या किया, एक मॉडल बना दिया, एक फंक्शन सीख लिया, जो कि पिक्चर अगर हम उसको इनपुट दें, वो हमें आउटपुट क्या देगी, उसका CNIC नंबर। तो ये फंक्शन बना के आपने डिप्लॉय कर दिया। अब रियल टाइम आप जैसे ही मार्की में इंटर होगा, तो ये आपका जीपीयू पे डिप्लॉय हुआ सिस्टम है, इन्फ्रेंस करता है। तो अब आपकी पिक्चर एज अ इनपुट, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने लर्न किया हुआ, उसके अंदर जब जाएगी तो आपका सिस्टम आपको प्रेडिक्ट करके बता देगा कि आप कौन हैं। तो आपका जो सॉफ्टवेयर 2.0 एक नया दौर है, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसके अंदर मशीन डेटा से लर्न करती है, और वो लर्न हुआ जो आपका मॉडल है, हम पहले उसको सॉफ्टवेयर कहते थे, अभी भी सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन वो मॉडल जो है, जो कि उसने खुद डायनामिक चीज़ें सीखी हैं, उसको हम डिप्लॉय करते हैं, और वो जीपीयू के ऊपर बहुत फास्ट करता है। अच्छा, तो पहला काम हो रहा है वो क्या है, मशीन लर्निंग, और दूसरा काम क्या हो रहा है, इन्फ्रेंस। दूसरा काम क्या हो रहा है, इन्फ्रेंस। तो आपने कहा एक्स और वाई, आपने एक्स क्या है, तस्वीर बंदे की, वाई क्या है, उसका NIC नंबर और नाम, ये जीपी को देते गए, आप ट्रेनिंग कर दी जीपी को। अब ट्रेनिंग करने के बाद उसने क्या किया, ये फंक्शन ऑफ एक्स जो है, ये मॉडल है, मॉडल बन गया, मॉडल बन गया। और उसने क्या किया, अब आपने दोबारा तस्वीर दी एक्स, जिसमें कोई लेबल नहीं, तो उसने क्या किया, वाई प्रेडिक्ट कर दिया कि इसका क्या नाम है और क्या है। तो ये ट्रेनिंग और दूसरा इन्फ्रेंस।